नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रवि किशन समेत भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा हो गया है दर्ज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 7 मार्च को महापंचायत में हुंकार भरेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और यहां पर यूपी में लग सकता है भाजपा को बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने वाले ना सिखाएं हमें हिंदुत्व। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को हर राज्य में नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रवि किशन समेत भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गुजरात के उप मुख्यमंत्री समेत भाजपा के 4 नेताओं के खिलाफ पंजाब के जीरा व फिरोजपुर की अदालत में फौजदारी मुकदमे दायर किए गए हैं। यह मामले जिले के 4 किसानों की शिकायत पर दायर हुए हैं। किसानों के वकील रजनीश दहिया ने बताया कि मंगल सिंह, जगजीत सिंह, सरबजीत सिंह व बलराज सिंह ने आंदोलनकारी किसानों पर विवादित टिप्पणी कर बदनाम करने के प्रयास में 20 जनवरी को गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रवि किशन व राष्ट्रीय सचिव राम महादेव को नोटिस भेजकर किसानों से माफी मांगने की बात कही थी। उक्त भाजपा नेताओं ने 15 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। इस पर किसान मंगल सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जगजीत सिंह ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, सरबजीत सिंह ने सचिव राम महादेव के खिलाफ जीरा की अदालत और किसान बलराज सिंह ने सांसद रवि किशन के खिलाफ फिरोजपुर की अदालत में फौजदारी मामला दायर किया है। वकील दहिया ने बताया कि जीरा अदालत ने 21 मई और फिरोजपुर अदालत ने 8 अप्रैल की तारीख दी है। इस दिन किसान सभी सबूत अदालत में पेश करेंगे। किसान बलराज सिंह ने कहा है कि किसानों को उक्त नेताओं ने बदनाम करने का प्रयास किया है, जबकि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उक्त नेताओं को नोटिस भी भेजा था ताकि किसानों से माफी मांग ले। इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ नितिन पटेल ने जवाब दिया था, वह भी संतोषजनक नहीं था। इसीलिए उक्त नेताओं पर फौजदारी मामला अदालत में दायर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 मार्च को महापंचायत में हुंकार भरेंगे पश्चिमी यूपी के किसान। जी हां दोस्तों, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत द्वारा लगातार की जा रही महापंचायत की कड़ी में 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसमें पश्चिमी यूपी के कई जिलों के किसान जुटेंगे। महापंचायत की तैयारी में भाकियू के पदाधिकारी जुट गए हैं। यूपी गेट पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर 93 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान 3 बार गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत हो चुकी है, जिसमें यूपी के किसानों ने हुंकार भरी थी। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान जुटे थे। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत की योजना तैयार की गई है। 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत महापंचायत करेंगे। इसमें भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी शामिल होंगे। इस महापंचायत में पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, अलीगढ़ समेत उत्तराखंड और हरियाणा के किसान हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही कई खाप के चौधरी भी महापंचायत में पहुंचकर तीनों कृषि कानून का विरोध करेंगे। किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है। महापंचायत से 1-2 दिन पहले किसान यहां पर जुटना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ेगी। भाकियू की तरफ से सोशल मीडिया पर भी महापंचायत की जानकारी दी गई है। काजमपुर से पानी और राशन लेकर 26 ट्रैक्टरों से पहुंचे किसान। यूपी गेट पर किसानों की संख्या कम होती देख भाकियू की तरफ से हर दिन एक गांव से किसानों को पहुंचने का आह्वान किया गया है। इसके तहत मंगलवार को दोपहर में काजमपुर गांव से 26 ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यूपी गेट आंदोलन स्थल पर पहुंचे। किसान अपने साथ राशन लेकर पहुंचे हैं। खाना बनाने के लिए हलवाई भी लाए हैं। इन किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ही सोने की व्यवस्था की है। जब तक यह लोग यहां पर रहेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे और अन्य लोगों को भी खाना खिलाएंगे। इसके पहले सोमवार को भी मुरादनगर के चितौड़ा गांव से 40 ट्रैक्टरों से किसान पहुंचे थे। स्क्रीन पर महापंचायतों के वीडियो और देशभक्ति गीत देख रहे किसान आंदोलन में दिल्ली एक्सप्रेसवे की लेन पर बने मंच पर लगाई गई स्क्रीन पर मंगलवार को राकेश टिकैत द्वारा की जा रही महापंचायतों की वीडियो को दिखाया गया। इसके साथ ही देशभक्ति के गाने भी स्क्रीन पर दिखाकर किसानों में जोश भरा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तंज, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने वाले ना सिखाएं हिंदुत्व। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को विधानसभा में बोलते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी लगातार हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाती
है, लेकिन ये पार्टी सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम का नाम बदल देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और सरदार पटेल या सावरकर जैसे नेताओं से प्यार दिखावा है, ऐसे में वो हमारे हिंदुत्व पर सवाल ना ही करे तो बेहतर है। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा हिंदुत्व और महापुरुषों पर खूब हक जताती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर वीडी सावरकर तक सबको वो अपना बताती है, लेकिन ये दिखावा है जो अब सामने भी आ गया है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, हमने उनके नाम पर हवाई अड्डे का नाम रखा है। बीजेपी की सरकार ने तो गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। मुझे लगता है कि भारत की टीम एक भी मैच अब यहाँ नहीं हारेगी, क्योंकि स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि सावरकर को लेकर बीजेपी बहुत प्रेम दिखा रही है। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के लिए 2 बार केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी बताएं क्यों उनकी सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं दे रही है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने को लेकर भाजपा की तरफ से उठे एक सवाल पर ठाकरे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर करने के लिए हमें आपसे भाजपा से हिंदुत्व का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के गुंडों को गले लगा रहे और बंगाल में भाषण दे रहे योगी आदित्यनाथ, आप सांसद संजय सिंह का वार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में अपराध इस कदर फैल गया है कि अखबार छोटे पड़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा यह सरकार गुंडों को संरक्षण दे रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक अखबार की खबर देखी, बुलंदशहर में एक दिव्यांग बच्ची की हत्या कर दी गई, एटा में नशीला पदार्थ मिलाकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और बिजनौर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंक दिया गया। आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। उन्होंने बताया एक मजबूर बेटी का बाप पुलिस से शिकायत नहीं कर पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडों को गले लगाया जा रहा है और आप बंगाल में जाकर कह रहे हो कि गुंडे भीख मांग रहे हैं। गुंडे को आप गले लगा रहे हो घूम घूम कर और वहां बंगाल में लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो। सांसद ने कहा मुझे लगता है कि अगर इस सरकार में जरा सा भी शर्म और हया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत हुआ बच्चियों से अत्याचार, महिलाओं से अत्याचार, ये नारा देकर हट जाना चाहिए। बोले आज इनके राज में क्या हो रहा है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। 1.5 साल तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर जान दे दी। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घटना है। कितनी घटनाओं को गिनाऊं। उन्होंने कहा तुमसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, बंगाल में जाकर फेंक रहे हो। पूरी पार्टी फेंकों की हो गई है, ऊपर से नीचे तक लोगों को भड़काना है, सिर्फ झूठ बोलना, लोगों में नफरत फैलाना है, जमीन पर कोई काम नहीं करना है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई, देश की संपत्तियां बेचने का काम कर रही है यह सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता इस देश के लिए अभिशाप बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली गुल, महाराष्ट्र सरकार ने कहा चीन और यूके से हुआ था साइबर अटैक, 8 GB डेटा चोरी। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले साल बिजली गुल होने के पीछे चीन के शामिल होने के दावे पर हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने जहां इन दावों से इनकार किया है तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सही बताया है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि आगे से उनका विभाग किसी भी चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। नितिन राउत ने बुधवार को कहा SADA यूनिट जो कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बैलेंस लोड करती है, उसमें चीन, ब्रिटेन और अन्य जगहों से 8 ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का पता चला है। 8 GB डेटा भी चोरी हो गया। अब आगे से हमारा डिपार्टमेंट किसी भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। पिछले दिनों अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीनी सरकार द्वारा आश्रय प्राप्त ग्रुप्स ने भारत में ब्लैकआउट की कोशिश की थी। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में ग्रिड फेल हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप शहर अंधेरे में डूब गया, ट्रेन सेवाओं को बाधित कर दिया, स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि पिछले साल मुंबई में 12 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर बिजली गुल होने की घटना का कारण साइबर हमला हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी साइबर अटैक की वजह से ऐसा हुआ था। नितिन राउत ने भी उसके बाद कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे में सच्चाई है। हमने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था। हमें साइबर डिपार्टमेंट से विस्तृत जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। बताते चलें कि पिछले साल नवंबर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने मालवेयर अटैक का पता लगाया है। NYT रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भारत और चीनी सैनिक के बीच LAC पर तनातनी चल रही थी तो चीनी साइबर हमले के जरिए देश भर में बिजली आपूर्ति करने वाले कंट्रोल सिस्टम में मालवेयर डालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी मालवेयर हमले की वजह से मुंबई में बिजली गुल हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव, बीजेपी का सुपड़ा साफ, आपने जीती 4 सीट, 5वीं कांग्रेस को। जी हां दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के 5 वार्ड उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है।
त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग वार्ड, रोहिणी सी और कल्याणपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि पूर्वी दिल्ली की चौहान बागड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुए हैं। नगर निगम के 5 वार्ड के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50% से अधिक मतदान हुआ था। इन 5 वार्ड में से 4 आपके पास थे, जबकि शालीमार बाग नॉर्थ से प्रतिनिधि भाजपा के पार्षद थे। चुनाव परिणाम पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली की जनता ने नगर निगम उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें देकर जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि नगर निगम के 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है पूरी तरह से झाड़ू लगाकर भाजपा को साफ कर दिया जाए। और यह बात इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है, एमसीडी उपचुनाव में 5 में से 4 सीटें जीतने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव में जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार और काम करने वाली राजनीति को लेकर आएगी। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था क्योंकि पिछले 15 साल में एमसीडी में कभी बीजेपी नहीं हारी थी। इस बार पूरी तरह से बीजेपी एमसीडी चुनाव में साफ हो गई है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले 2022 के चुनावों में नगर निगम भी अरविंद केजरीवाल जी को देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, 20 साल में आपकी जमीन छिन जाएगी, कहा मजदूर बनकर रह जाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। किसान लगातार इन कानूनों को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को राजस्थान के झुंझुनू में किसान महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सभी को सबसे प्यारी जमीन है और बड़ी कंपनी जो आ रही है वो आपकी जमीन छीनने आ रही है। टिकैत ने कहा, दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई यहाँ भी शुरू करनी पड़ेगी। सीधी बात है, जो तीनों कानून लेकर आए हैं उसे रद्द कर दो, एमएसपी पर कानून बना दो। टिकैत ने कहा कि सभी को पुत्र सबसे प्यारा होता है, लेकिन जीते जी कोई अपने पुत्र के नाम जमीन करता है नहीं। ना तो सबसे प्यारी जमीन हुई और वही जमीन ये हमसे छीनना चाहते हैं। टिकैत ने कहा, जो बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ आ रही हैं वो तुमसे तुम्हारी जमीन छीन लेंगी। 20 साल में आपकी जमीन आपके हाथ में नहीं रहेगी। किसान नेता ने कहा, 20 साल में पूरी जमीन कंपनियों के पास चली जाएगी, बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनेगी और हमारे ही नौजवान बच्चे उसमें नौकरियां करेंगे। सरकार ने लेबर एक्ट में भी संशोधन कर दिया है। आपके बच्चे अपने ही खेतों में बनी फैक्ट्रियों में मजदूर बनकर रह जाएंगे। यह आंदोलन आपको चलना पड़ेगा। टिकैत ने कहा, कल आगरा में किसान गेहूं मंडी में लेकर गया, वहां व्यापारियों ने 1600 रुपए क्विंटल खरीदने की बात कही। उसने कहा, एमएसपी का रेट 1975 रुपए है, उससे कम पर नहीं बेचूंगा, साथ ही मंडी भी नहीं चलने दूंगा। सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसका गेहूं 1975 रुपए में बिका। किसान नेता ने कहा, ये कहते हैं कि छोटा किसान तो खेत में है, बड़ा किसान आंदोलन में है। अब ये लोग छोटे और बड़े किसान को बांटने में लगे हैं। हमने कहा कि एमएसपी से छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इनके बहकावे में मत आना, ये रोज नए फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं, ये लुटेरे हैं, इन्हें भगाना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीके ने फिर दोहराया, बंगाल में बीजेपी 100 सीटों के पार गई तो रणनीति बनाना छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाने वाले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है। इंडिया टुडे से खास बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में टीएमसी की जीत निश्चित है। अगर बीजेपी बंगाल में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती है तो वो राजनीतिक रणनीतिकार का काम ही छोड़ देंगे। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है चुनावों में टीएमसी को बड़ी जीत मिलेगी। पीके ने कहा कि हम बतौर रणनीतिकार किसी पार्टी की हार जीत तय नहीं करते हैं। हम किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने में मदद कर सकते हैं, लेकिन किसी की हार और जीत में हम सीधे दखल नहीं दे सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि टीएमसी इस वक्त ऐसी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है जो चुनावी मशीन की तरह काम करती है। टीएमसी ने भी लंबे वक्त तक सत्ता में काम किया है और उनके पास भी करिश्माई नेता का नेतृत्व है। बातचीत में पीके ने कहा कि जमीनी स्तर पर कुछ हिस्से में विरोध हो सकता है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी ही सबसे बड़ा चेहरा है और इस बार भी टीएमसी ही चुनाव में जीतेगी। अलग अलग नेताओं के साथ काम करने के मसले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह अलग है और भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, ऐसे में हम जमीन पर काम करते हैं, इसमें हार और जीत भी लगी रहती है। पीके ने कहा कि जब मैंने ममता बनर्जी के साथ काम करना शुरू किया तब लोगों ने कहा था कि ममता किसी की नहीं सुनती हैं तो पीके कैसे काम करेंगे, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि दीदी सिर्फ पीके की ही सुनती हैं। प्रशांत ने कहा कि बड़े स्तर के नेताओं में एक अलग किस्म की क्रेजीनेस होती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने खोला मोर्चा, यूपी के सीएम को ट्वीट कर दी ये नसीहत।
जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से ही जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मालदा रैली में टीएमसी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के बाद अब तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने मोर्चा खोल दिया है। नुसरत ने हाथरस केस को ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी के शासन में चौंकाने वाली घटनाएं होती हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी शासित यूपी में जिस तरह की जघन्य अपराध हो रही है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। नुसरत ने आगे योगी आदित्यनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि बंगाल चुनाव साथ ज्यादा महत्वपूर्ण काम यूपी की कानून व्यवस्था देखना है। बीजेपी के बड़े नेताओं पर लगातार हमलावर है नुसरत। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं पर नुसरत जहां लगातार हमलावर हैं। नुसरत बीते दिनों पीएम मोदी पर एलपीजी की बढ़ती कीमत और टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ने को लेकर निशाना साध चुकी हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी विधानसभा चुनाव के दौरान नुसरत को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। योगी ने दिया था यूपी का उदाहरण। बताते चले कि मालदा रैली में योगी आदित्यनाथ ने यूपी का उदाहरण दिया था। योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा सरकार बनते ही गौ हत्या करने वाले अपना धंधा बंद कर फरार हो गए थे। बंगाल में भी वैसा ही होगा। बंगाल में सत्ता के संरक्षण में अपराधियों की बर्बरता पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधी गले में पट्टा डालकर रहम की भीख मांगते घूम रहे हैं, उसी तरह से बंगाल में भी जान की भीख मांगते हुए घूमेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंतरिक लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, इमरजेंसी पर भी रखी अपनी बात। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन चर्चा में राहुल गांधी ने कहा कि आज हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है। आरएसएस बीजेपी के पास बेतहाशा आर्थिक ताकत है, व्यवसायों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाजत नहीं है। लोकतांत्रिक अवधारणा पर यह सोचा समझा हमला है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही है। सभी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हमने कई कदम उठाए, बाकी कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, बीएसपी और एसपी हो, कहीं भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस दशकों तक लोकतंत्र के लिए लड़ती आई है, तभी हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र को लेकर चर्चा होती है। राहुल गांधी ने आपातकाल पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस दौरान जो भी हुआ वह गलत था, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया और आज जो हो रहा है वो उससे भी बुरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, चुनावी राज्यों में करेंगे बीजेपी का विरोध। बंगाल में 12 मार्च को रैली। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 12 मार्च को बंगाल में रैली की जाएगी। संगठन ने चुनावी राज्यों में नए कृषि कानूनों को लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि मोदी सरकार किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में एसकेएम भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों को दंडित करने के लिए जनता से एक अपील करेगा। किसान यूनियन चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे करेंगे जाम। संगठन की ओर से 6 मार्च को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का भी ऐलान किया गया है। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के मुख्य मंच से राज्यपाल ने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे करीब 5 घंटे ब्लॉक रखा जाएगा। 6 मार्च को प्रदर्शनकारी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। राज्यपाल ने कहा सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। केंद्र सरकार में हरियाणा के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं उन 3 केंद्रीय मंत्रियों का उनके गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। जल्द ही यह आंदोलन कामयाब होगा और हम जीत कर जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार मान नहीं रही, लंबा चलेगा धरना। राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर में तेल डलवा कर रखो, कभी भी हो सकती है कॉल। जी हां दोस्तों, पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है। देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे सीमाओं पर अभी भी आसन लगाए बैठे आंदोलन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान अपने ट्रैक्टर पर पेट्रोल फुल करा के रखें, बुलावा कभी भी आ सकता है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर आगे कहा, दिशा निर्देश देंगे, कभी हो बस तैयार रहो, कभी भी बुला सकते हैं, बस ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखो, कभी भी जाना पड़ सकता है। ये किसानों का मंच है। गांव के लोग जो सवाल करेंगे तो उसका तो जवाब देना ही चाहिए ना तुमको। गांव के लोग तो कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है उसके लिए लोग अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं, सिलेंडर सब्सिडी छोड़ रहे हैं।
क्या एमएलए हैं जितने ये अपनी पेंशन छोड़ देंगे? आगे का धरना चलता रहेगा। किसान खेत में काम करते रहें, दिल्ली की तरफ निगाहें रखे रहें, बस ट्रैक्टर में तेल भर के बस खड़े करके रखें। बता दें, पिछले दिनों हरियाणा की एक महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा था कि अब की बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि इसकी तारीख संयुक्त किसान मोर्चा के लोग मिलकर तय करेंगे। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया था कि इंडिया गेट की जमीन पर खेती की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा था, अब सारे के सारे किसान इस लड़ाई में हैं और लड़ाई राजस्थान से ही लड़ी जाएगी। यहाँ के लोग गर्मी में भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार लाल किले के बजाय संसद पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले में हमारे लोगों को फंसाने का काम किया गया, सरकार ने सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि साल 2016 में भाजपा नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के लिए चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन ऋण संकट से छोटे और मंझोले उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने प्रतीक्षा 2030 में कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ है। सम्मेलन का आयोजन एक दृष्टि पत्र पेश करने के लिए किया गया, जो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर विचारों का एक प्रारूप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयोग या धांधली, व्यापम की परीक्षा में सभी 10 टॉपर्स एक ही कॉलेज के छात्र, सबके नंबर भी बराबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई एक और परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान काबिज करने वाले उम्मीदवारों ने एक ही कॉलेज से बीएससी की। इन्हें परीक्षा में एक जैसे मार्क्स मिले और गलतियां भी एक जैसी की। इतना ही नहीं, सभी 10 चंबल क्षेत्र के हैं और इनमें से 9 एक ही जाति के भी हैं। व्यापम के अधिकारी इसी महज संयोग बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार इसमें घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। व्यापम ने 10 से 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। ताज्जुब यह है कि जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले हैं, जबकि बीएससी में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ था और 8 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई थी। सभी 10 टॉपर्स ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की है। आश्चर्य यह है कि कृषि विकास अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए हैं वे भी एक जैसे हैं। उन्हें जितने मार्क्स मिले हैं वह इस परीक्षा के लिए एक रिकॉर्ड है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस यूनिवर्सिटी के लाइव शो में बोले राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। आरएसएस हर जगह घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ती आई है, तभी हमारी पार्टी के भीतर लोकतंत्र को लेकर चर्चा होती है। बाकी किसी भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी, बसपा और सपा हो, कहीं भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात नहीं होती। आपातकाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये दादी की गलती थी, मगर पार्टी ने इसका फायदा नहीं उठाया। कौशिक बसु के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि चाहे न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी स्वतंत्र संस्था पर एक ही आइडियोलॉजी का लोगों का कब्जा हो। उन्होंने कहा कि मीडिया से लेकर न्यायालय तक को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राज्यपाल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने कई बिल को पास नहीं होने देना क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी और अभी जो हो रहा है उसमें काफी भिन्नता है। कांग्रेस पार्टी ने संस्थानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। कौशिक बसु ने उनसे निजी सवाल करने की इजाजत मांगी और कहा कि निजी सवाल यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके पिता की हत्या के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिता की हत्या दर्दनाक तो थी ही, लेकिन मेरे पिता कई ताकतों से लड़ रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने उन्हें मौत की ओर जाते देखा। राहुल गांधी ने अपने पिता की हत्या पर आगे कहा कि मेरे पिता की हत्या दर्दनाक तो थी ही, लेकिन मेरे पिता कई ताकतों से लड़ रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैंने उन्हें मौत की ओर जाते देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस लो। इससे पहले कृषि बिल के खिलाफ 18 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि सीधी सी बात है, तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द करो। समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार के हर अन्याय के खिलाफ अब की बार किसान व देश तैयार। गौरतलब है कि किसान महापंचायतों के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत देश भर के किसानों को एक सूत्र में बांधने का संदेश दे रहे हैं। राकेश टिकैत सरकार को कई बार चेता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार कान खोलकर सुन ले, जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताते हुए राकेश टिकैत ने कहा था यह बिल आया तो रोटी की कीमत कंपनियां तय करेंगी, अनाज तिजोरियों में बंद हो जाएगा और इसकी चाबी भी मोबाइल फोन से खुलेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।